हाय फ्रेंड्स, मैं अमय सर। आज हम लोग डायगोनाइजेबल के और एक प्रॉब्लम के अंदर बढ़ने वाले हैं। वो प्रॉब्लम बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा गया है, बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ में ये क्वेश्चन आने वाला है आता है। तो यहाँ पे तो मुंबई यूनिवर्सिटी के बारे में जो वो नवंबर 23 और 24 में पूछा गया है। ओके, तो ये रिपीटेड आइजन वैल्यू का प्रॉब्लम है डायगोनाइजेबल वाला। इसके पहले ये टाइप के प्रॉब्लम हम लोग ने किए हैं। ओके, तो लेटेस्ट स्टार्ट हियर। सबसे पहले हमें क्या करना है, कोई भी आइजन वैल्यू का मतलब मैट्रिक्स का सम आता है आपको, तो स्टार्ट करते वक्त हमेशा आपको उसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिख देना है। ए माइनस आई लैम्डा इज नथिंग बट इज इक्वल्स टू ज़ीरो। उसके बाद आपको करना क्या है, जो भी मैट्रिक्स दिया हुआ है -9 माइनस लैम्डा 4 4, इसके बाद -8 3 माइनस लैम्बडा 4 और 7 माइनस लैम्बडा और 8 और यहाँ पे -16। ये आपको पहले इक्वेशन लिखना है इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ओके, तो इससे हम लोग लैम्बडा का वैल्यू निकाल सकते हैं। मैं हमेशा इसके पहले भी आपको कहते आया हूँ कि लैम्बडा का वैल्यू निकालने के लिए एक सिंपल जो टेक्निक मैंने बताई हुई है उसी से करेंगे तो फटाक से हम लोग को आइजन वैल्यूज़ लैम्बडा की वैल्यूज़ मिल सकेंगी। ओके, तो यहाँ पे देखो लैम्बडा का ये 3 × 3 वाला मैट्रिक्स है। ओके, तो 3 × 3 वाला मैट्रिक्स के अंदर जो पॉलिनॉमियल इक्वेशन क्रिएट होने वाला है उसका पावर 3 आने वाला है। तो यहाँ से 3 लिखना है आपको। इसके बाद यहाँ पे लैम्बडा स्क्वायर लिखना है, यहाँ पे लैम्बडा, इसके बाद डिटर्मिनेंट लिख देना है इज इक्वल्स टू ज़ीरो। अभी इसके अल्टरनेट, ये प्लस साइन हो गया तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये वापस से माइनस होने वाला है। ओके, इसके बाद इसको यहाँ पे जो लैम्बडा स्क्वायर का वैल्यू है यहाँ पे S1 लिखना है, यहाँ पे आपको S2 लिखना है। अभी S1 क्या होते हैं, डायगोनल एलिमेंट के एडिशन, सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट। तो डायगोनल एलिमेंट के सम लिखने हैं हमें। तो डायगोनल एलिमेंट के सम क्या है, -9 +3 +7। तो ये हो गए आपका वैल्यू 1 यहाँ पे मिल चुका है। S2 के अंदर देखो जो डायगोनल एलिमेंट है उनके माइनर एलिमेंट हमें निकालने हैं। क्या करना है, डायगोनल एलिमेंट है उनके माइनर एलिमेंट निकालने हैं। तो मैं हमेशा ये सिंपल सी टेक्निक यूज़ करनी है हमें। अगर 9 ये डायगोनल एलिमेंट है, 3 है और 7 है, तो 9 के ऊपर इस तरह से आपको ये आपका हैंड रखना है, ऐसा क्लोज करना है। तो 9 के ये रो और कॉलम क्लोज हो जाएंगे, जो बचेंगे वो उसके माइनर एलिमेंट रहेंगे 3 4 8 7। उसके बाद प्लस साइन देना है, वापस से डिटर्मिनेंट लिखना है। 3 है तो 3 के ऊपर हाथ रखेंगे तो ये तो कॉर्नर के ही एलिमेंट बचेंगे। तो -9 4 -16 और 7। इसके बाद लास्ट में अंत में जो एलिमेंट हम लोग को मिलने वाला है वो 7 है। इसके लिए ये 9 ये ऊपर ये इतना वाला अपने को ये मिलने वाला है डिटर्मिनेंट। तो ये 4, इसके बाद -8 और ये 3। ओके, ये बहुत केयरफुली करना है। अगर इसके अंदर थोड़ी भी गड़बड़ी हो जाती है तो हमें प्रॉब्लम हो सकता है। ओके, इसके बाद हमें कैल्सीबाई का हेल्प लेना है। अगर कैल्सीबाई का हेल्प नहीं लेना है तो आपका कैलकुलेशन कैल्सीबाई का हेल्प लेने से परफेक्ट आता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि सिंपल कैलकुलेशन भी है, डाउट है थोड़ा भी, तो कैल्सीबाई का हेल्प लेना है। ओके, क्योंकि ये बहुत मैराथन वाला लंबा सम चलता है, 8 मार्क के लिए पूछा जाता है ज़्यादा करके। तो ये हो गया आपका 21 -32 प्लस अभी -63 माइनस माइनस प्लस 16 × 4 64,
ये प्लस हो जाएगा, प्लस ये यहाँ पे, लेकिन इसको माइनस साइन रहेगा, इसके बाद इसको +32। ओके, अभी यहाँ पे देखो आपको करना क्या है, ये 21 माइनस 32, 21 माइनस 32 -11 प्लस ये हो जाएगा 1, और ये -27 प्लस 32, तो ये हो जाएगा आपका +5। तो यहाँ पे देखो हमें ये -11 प्लस 1 प्लस 5, तो यहाँ पे मुझे वैल्यू मिल चुकी है -5। ओके, तो यहाँ पे मुझे, अभी मैं ये इक्वेशन कंप्लीट कर देता हूँ। लैम्बडा क्यूब माइनस S1 का वैल्यू मुझे जो मिल चुका है वो यहाँ पे सब्सटीट्यूट करना है, 1 लैम्बडा स्क्वायर। अभी यहाँ पे माइनस साइन रहेगा -5 के वजह से, S2 का वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देता हूँ, ये S2 का वैल्यू है, तो ये लैम्बडा माइनस, अभी एक जो एलिमेंट बचा है वो है हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, कैल्सी भाई का हेल्प लेना है। तो कैल्सी भाई का हेल्प कैसे लेंगे, तो शिफ्ट मोड, मोड के अंदर मैट्रिक्स मोड प्लेस करना है, इसके बाद शिफ्ट फोर्थ डिम 1 के अंदर ए मैट्रिक्स के अंदर 3×3 ऑर्डर लिखना है। इसके बाद आपको 1 1 के पोजीशन मैट्रिक्स पूछेगा तो उसके अंदर -9 4 4 -8 3 4 -16 8 7, इस तरह से मैट्रिक्स सेट करना है। ये सेट होने के बाद अभी डिटर्मिनेंट के अंदर जाना है, शिफ्ट फोर्थ डिटर्मिनेंट 1 शिफ्ट 4 मैट्रिक्स 1 कॉल करना है इसके अंदर, और अभी हमें डिटर्मिनेंट मिल चुका है और डिटर्मिनेंट का आंसर आ रहा है 3। ओके, तो यहाँ पे 3 लिखना है = 0। तो ये अभी हमें क्या मिला है, पॉलिनोमियल इक्वेशन मिल चुका है। अभी ये पॉलिनोमियल इक्वेशन मिलने के बाद ये भी आपको नॉर्मल मेथड से कर सकते हैं, लेकिन कैल्सी भाई हमें परफेक्टली आंसर देता है, तो हमें वापस से शिफ्ट मोड के ऊपर जाना है और इक्वेशन मोड के अंदर आना है। इक्वेशन, इसके बाद अननोन पूछेगा कैल्सी भाई, लेकिन हम लोग को पॉलिनोमियल इक्वेशन सॉल्व करना है, तो हमें ये राइट लेफ्ट की वाली प्रेस करनी है, उससे हमें डिग्री मिल पाएगी। और डिग्री यहाँ पे क्या है, पॉलिनोमियल इक्वेशन की जो है वो 3rd डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन है, तो 3rd डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन चूज़ करना है। ए, यहाँ पे कैल्सी भाई हमें ए का वैल्यू पूछेगा, ये बी का वैल्यू रहेगा, ये सी का रहेगा और ये डी का रहेगा। इस तरह से कैल्सी के अंदर हमें वैल्यूज़ प्लेस करनी है। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -1, सी की वैल्यू -5 और डी की वैल्यू अंत में 3, इस तरह से मिल चुकी है। तो अभी वैल्यू 1, इसके बाद बी की वैल्यू भी -1, सी की वैल्यू -5 और डी की वैल्यू -3। ओके, अगर थोड़ी भी मिस्टेक होती है, मैं अभी कैल्सी के अंदर माइनस वैल्यू लेने में गलती की थी, तो मुझे डेसिमल में आंसर आना चालू हुआ था। तो यहाँ पे देखो मैं साइन के साथ उसकी वैल्यू परफेक्ट प्लेस की, तो वापस से मुझे परफेक्ट आंसर मिल चुका है। तो यहाँ पे मुझे 3 और यहाँ पे देखो 3, ये आंसर आने के बाद आपको वापस से प्रेस करना है, तो मुझे माइनस वैल्यू -1 मिल चुका है। और एक बार प्रेस करूँगा तो ए की वैल्यू पूछेगी, मतलब
ये थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल था, तो इसके अंदर लैम्बडा का वैल्यू 3 वैल्यूज़ आना ज़रूरी था, लेकिन यहाँ पे मुझे खाली कैल्सी भाई 2 ही वैल्यू दिखा रहा है, उसके बाद वो एक ही वैल्यू पूछ रहा है। इसका मतलब ये होता है कि जो दूसरा वैल्यू आया है, ये 3 आने के बाद ये -1, ये दूसरा जो वैल्यू आया है वो रिपीटेड है। कैसा है? रिपीटेड है, वापस से आया है। तो आपको ये वैल्यू डबल लिखना है। कोई भी कैल्सी ले लो, आप 991 ms या FX MS और दूसरा भी रहता है वो भी यूज़ करेंगे, तो सेम ही कैल्सी के अंदर होने वाला है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो सेकेंड वैल्यू रहेगी उसके बाद कैल्सी भाई वापस से आपको ए का वैल्यू पूछने लगेगा, तो इसका मतलब है जो सेकेंड वैल्यू है वो रिपीटेड है। ओके, इसके बाद तो हमें ये वैल्यूज़ मिलती है और ऐसे डेसिमल में वैल्यूज़ वगैरह आती है, तो इसका मतलब है आपका कोई तो माइनस साइन या साइन में या डिटर्मिनेंट माइनर एलिमेंट निकालने में या कुछ तो ऊपर गड़बड़ी हो चुकी है, तो थोड़ा वहाँ पे देखना है। ओके, तो ये होने के बाद लैम्बडा का जो वैल्यू आपको मिला हुआ है वो है 3 -1 -1 है। ओके, तो 3 -1 -1 अगर आता है तो इसमें ये जो -1 वैल्यू है वो रिपीटेड है। अगर लैम्बडा का वैल्यू रिपीटेड आता है तो हमें यहाँ वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए आर नॉट डिस्टिंक्ट, देयरफॉर मैट्रिक्स ए may और may not डायगोनलाइजेबल। इससे आपको ये पता चलता है कि हम लोग का जो मैट्रिक्स है वो डायगोनाइजेबल है या नहीं है। ये हम लोग यहाँ पे आंसर नहीं ला सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, आगे जाके सॉल्व करना पड़ेगा, तभी जाके पता चलेगा कि मैट्रिक्स ये दिया हुआ डायगोनाइजेबल है या नहीं है। अगर डिस्टिंक्ट आते थे, मतलब 3 आता था, -1 आता था और 2 आता था, तो मैं बोल देता था यहाँ पे कि मैट्रिक्स ए इज अ डायगोनाइजेबल, मैट्रिक्स ए इज अ आइजन वैल्यूज ऑफ अ मैट्रिक्स इज डिस्टिंक्ट, देयरफॉर द मैट्रिक्स ए इज अ डायगोनाइजेबल। तुरंत ही हो जाता था कि ये डायगोनाइजेबल है करके। लेकिन यहाँ पे कंफ्यूजन बना रहा है कि डायगोनाइजेबल है या नहीं है, तो इसके लिए हमें आगे बढ़ना है। तो केसेस लिखने हैं। केस नंबर 1 के अंदर लैम्बडा का वैल्यू आपको लिखना है सबसे पहले -1। तो -1 अगर मैं इसके अंदर पुटअप कर देता हूं तो -9 और ये बीच वाला माइनस साइन और ये माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा। इसके बाद ये 3 +1 हो जाएगा, यहाँ पे 7 +1 हो जाएगा। बाकी के एलिमेंट वैसे ही रहने वाले हैं, तो आपको वैसे ही लिखने हैं वो एलिमेंट। ओके, इसके बाद देखो यहाँ पे आपको x1 x2 x3 इज इक्वल टू 0 0 एंड 0 लिखने हैं। ओके, ये होने के बाद -8 4 4, ये -8 4 4, ये -16 8 8। ओके, ये होने के बाद आपको x1 x2 एंड x3 इज इक्वल टू 0 0 0 इस तरह से लिखना है। ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। ओके, तो यहाँ पे देखो अभी हमें करना क्या है, अभी हमें इसके रो जो है वो 0 लाने हैं, तभी जाके इक्वेशन फॉर्म होगा। तो यहाँ पे आपको रो ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा। तो रो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए R2 है, R3 है, -R1 कर देंगे। लेकिन ये डबल है, ये रो से ये रो डबल है, इसके लिए मैं यहाँ पे 2 लिख देता हूं। R2 -R1 इस तरह से अभी ऑपरेशन में होगा क्या देखो। अभी ये R2 का पहला एलिमेंट है, -8 है और ये -8 है और ये माइनस है, तो बीच में साइन माइनस रहेगा, -8
तो ये इस तरह से 0 मिलेगा, तो यहाँ पे मुझे 0, 4 के बाद 4 माइनस 4 हो जाएगा तो 0 0, यहाँ पे डबल होके होने वाला है, देखो ये 16 रहेगा, इसके बाद -2 -8, इस तरह से ये 0 होगा। ओके, तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, इसके बाद ये पहले वाला रो वैसे का वैसे ही रहने वाला है। तो एक ही रो यहाँ पे बचा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, x2 x3 लिखना है आपको वापस से वैसे का वैसा। ओके, ये सम थोड़ा लेंदी चलता है, लेकिन इसके अंदर सब आप अच्छे से लिखना जरूरी है। ओके, ये होने के बाद हमें यहाँ तो रो एक ही बची हुई मिली है। अभी मैं इसका इक्वेशन लिख देता हूँ, -8x1 प्लस 4x2 प्लस 4x3 इज इक्वल टू 0। इसको 4 से डिवाइड कर देता हूँ तो 2x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 0। ये मुझे एक इक्वेशन मिल चुका है, लेकिन अभी हमें करना क्या है, देखो अभी इस केस के अंदर आइजन वैल्यू रिपीटेड के अंदर हमेशा ही आइजन वेक्टर्स 2 निकल के बाहर आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और ये हमें बताता कौन है, तो बताता है ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिकेशन। तो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है, देखो तो रैंक लेना है, रैंक इसके ऊपर डिपेंड रहता है नंबर ऑफ नॉन जीरो रो। कितना है नॉन जीरो रो, r इज इक्वल टू, यहां पे 1 ही बचा है। इसके बाद अननोन वेरिएबल जिसको हम n करके बोलते हैं, वो कितने हैं, 3 है, x1 x2 x3। तो इससे हमें क्या मिलने वाला है, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिकेशन। तो इसको हम लोग GM भी बोलते हैं। तो GM क्या आने वाला है, n माइनस आर। तो n कितने हैं, 3 माइनस आर, r कितने हैं, 1। तो यहाँ पे 3 माइनस 1 कर देंगे तो मुझे ये वैल्यू मिल जाएगी 2। ओके, तो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिकेशन इसका मुझे 2 मिल चुका है। इससे हमें पता चलता है कि वेक्टर्स जो है वो आइजन वेक्टर्स 2 निकल के बाहर आने वाले हैं। अभी है अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन, जिसको AM भी बोलते हैं हम लोग। तो अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन के अंदर रिपीटेड आइजन वैल्यू के ऊपर इसको डिसाइड करना रहता है, रिपीटेशन ऑफ आइजन वैल्यू। तो रिपीटेड कितने बार है आइजन वैल्यू रिपीटेड जो है वो 2 बार है, -1 रिपीटेड। तो इसलिए इसको ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिकेशन अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन इसका क्या आया है, 2 आया है। ओके, तो यहां पे आपको लिखना है ज्योमेट्रिक GM एंड AM फाउंड सेम। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस होता है इसके अंदर, ये सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है ऐसा मैं बोलता हूँ, क्योंकि लास्ट के वक्त हमें डिसीजन लिखना है, तभी ये सेंटेंस बहुत काम में आने वाला है। तो GM एंड AM फाउंड सेम मिल रहा है यहाँ पे हमें। अभी हमें करना क्या है, देखो इसके अंदर और बढ़ना है, और बढ़ते वक्त आपको वेक्टर्स निकालने हैं। इसके लिए हमें x2 इज इक्वल टू 2t और x3 इज इक्वल टू 2s। अभी ये जो वैल्यूज लेना है 2s का और t का, ये कंसिडरेशन होता है। क्या बोलता हूं मैं, कंसिडरेशन होता है, लेकिन ये थोड़ा लॉजिकली लेना है। लॉजिकल मैं बोलता हूं, लॉजिक यूज करके लेना है। तो 2s और 2s और ये 2t ऐसा क्यों लिया है मैंने, देखो क्योंकि देखो ये इक्वेशन के अंदर x1 को 2 लगा, पहले से ही कनेक्टेड में 2 है। तो ये इक्वेशन में अगर मैं यहाँ पे t और यहाँ पे s ले लेता था तो x1 का जो वैल्यू मिलता था वो अपॉन में मिलता था 1 अपॉन समथिंग, जो थोड़ा ऑड लगेगा। तो इक्वेशन बैलेंसिंग के लिए मैंने यहाँ पे 2 ले लिया है। इससे फर्क क्या गिरता है, देखो -2x1
इसके अंदर मैं 2t प्लस 2s लिखता हूं तो इक्वेशन बैलेंस हो गया। देखो इधर तो ये 0 हो गया, ये -2x1 इज इक्व टू ये 2t माइनस 2s, तो यहाँ पे x1 इज इक्व टू माइनस साइन और 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये t प्लस s हो गया। देखो इससे क्या हो गया है, इक्वेशन बैलेंस होके मिल चुका है आपको। तो यहाँ पे ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी। इसके बाद हमें ये x1 का वैल्यू मिल चुका है, ये x2 का मिला है, ये x3 का मिला है। इससे हमें आइजन वेक्टर निकालने हैं। क्या निकालने हैं, आइजन वेक्टर्स। तो आइजन वेक्टर्स के और मैं बढ़ूंगा तो आइजन वेक्टर्स अभी इसके लिए देखो क्या करना पड़ेगा, ये t के लिए कॉलम रहेगा, एक s के लिए, ये डॉटेड लाइन में मार्क करता हूं, इससे आपको बेनिफिट होता है प्लेस करने के लिए वेरिएबल्स के वैल्यूज x1 और x2 के। तो यहां पे देखो t, ये t साइड है और ये s साइड है। तो t साइड के अंदर मैं क्या लिखता हूं, t प्लस s, ये x1 का वैल्यू लिख रहा हूं मैं, x1 का, ये x2 का और ये x3 का रहेगा, इस तरह से चलेगा। ओके, तो यहां पे अभी x2 का वैल्यू लिखते वक्त खाली हमारे पास 2t है, s यहां पे है क्या, नहीं है इसके साथ, तो हमें यहां पे 0 लिख देना है। उसके बाद 2s है तो यहां पे 2s है, लेकिन t का वैल्यू यहां पे 0 है। ओके, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी। इस तरह से अभी इसको मैं सेपरेट कर देता हूं। देखो तो ये इस तरह से चलेगा, t 2t एंड 0, यहां पे s 0 एंड 2t। अभी यहां पे आपको करना क्या है, देखो यहां पे मैं 1 2 एंड 0, ये t बाहर प्लस यहां पे s 0 एंड 1 0 एंड 2 लिख देता हूं, ये s बाहर। तो यहां पे मुझे x1 डैश, इसको मैं s वाले को x1 बोलता हूं, 1 0 2, x2 को मैं ये t वाला 1 2 और 0। तो इससे मुझे 2 आइजन वेक्टर मिल चुके हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ओके, इसके बाद हमें और एक केस की ओर बढ़ना है। केस नंबर 2 के अंदर लैम्बडा का जो वैल्यू रहेगा वो क्या है, देखो 3 है। तो मैं यहाँ पे 3 सब्स्टिट्यूट करता हूं, तो यहाँ पे मुझे -9 -3, उसके बाद 3 -3 और 7 -3, ये 4 ये 4 ये 4, यहाँ पे -8 -16 और ये 8। ओके, इस तरह से लिखना है। इसके बाद ये x1 x2 एंड x3 इज इक्वल टू 0 0 0 लिख देना है। ओके, अभी यहां पे देखो हमें क्या मिलने वाला है, -9 और -3 के वजह से ये -12 4 4, इसके बाद ये 8, यहां पे देखो यहां पे ये वैल्यू 3 है और यहां पे ये वैल्यू मुझे मिल चुकी है 0 और ये 4, वापस से ये 16, ये 4, ये 8 और ये 4। ओके, इस तरह से वैल्यू मुझे यहां पे मिल चुकी है। यहां पे भी सेम ऑपरेशन करना है हमें, इज इक्वल टू 0 0 0। ओके, तो यहां पे देखो अभी, हाँ यहाँ पे माइनस साइन। ओके, ये माइनस साइन देने के बाद हमें करना क्या है, देखो अभी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, R2 माइनस R1 और R3 माइनस R1 कर देता हूँ। ये आपका खुद का कुछ भी लॉजिक हो सकता है। ये सब 4th के मल्टीपल में, तो 4 से डिवाइड करो तो आपको छोटे डिजिट मिलेंगे और उससे भी ऑपरेशन कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, मतलब आपका लॉजिक जैसे चलेगा। लेकिन हमें एक रो 0 लाना है, ये आपको याद होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे आपको एक रो 0 लाना है, वो हिसाब से आपको ऑपरेशन करना है मैट्रिक्स का। तो यहाँ पे देखो मैं क्या करता हूँ, R2 माइनस R1,
तो ये -8 है, -8 और ये माइनस माइनस +12 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचने वाला है 4। ओके, और ये 4 बचने वाला है। यहाँ पे देखो ये 0 -4, तो यहाँ पे -4 होने वाला है। इसके बाद ये 4 -4, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। ओके, अभी यहाँ पे -16 है और ये +12 हो जाएंगे, तो यहाँ पे -4, यहाँ पे देखो 4 हो जाएंगे, ये 4 -4 0 हो जाएंगे। ओके, तो ये R1 R2 और R3 से माइनस करने के बाद आपको ये मिल चुकी है, ये -12, ये 4 और ये आपका रहेगा x1 x2 एंड x3। ओके, और ये 0 0 एंड 0। ओके, अभी ये दो रो आप देखेंगे तो इसके अंदर आपको अपोजिट साइन है, तो आप सिंपल R3 प्लस R1 R2 कर देंगे, तो इससे -12 4 और यहाँ पे भी 4 और ये 4 -4 और ये 0 मिलेगा, यहाँ पे 0 0 0 मिलने वाले हैं। ओके, और x1 x2 एंड x3 इज इक्वल टू 0 0 एंड 0। ओके, अभी यहाँ पे देखो आपको इक्वेशंस मिलेंगे, तो यहाँ पे -12 x1 प्लस 4x2 प्लस 4x3 इज इक्वल टू 0 है, जो काफ़ी 12 बड़ा है, तो मैं 4 से डिवाइड कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 3x1 प्लस x2 प्लस x3, और दूसरा इक्वेशन लिखता हूँ 4x1 माइनस 4x2 इज इक्वल टू 0, तो इसको भी 4 से डिवाइड करता हूँ, तो x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ पे तो मुझे ये मिल चुके हैं। तो अभी मैं क्या करूँगा, देखो अभी मैं इसको x2 को अगर मैं 0 t सब्सटीट्यूट कर देता हूँ, तो x1 का वैल्यू इसी इक्वेशन में मैं प्लेस करता हूँ t का वैल्यू, तो मुझे x1 का वैल्यू भी t ही मिलने वाला है। ओके, अभी हमेशा आपको याद रखना है, जब भी आइजन वैल्यू सिंगल है, मतलब रिपीटेड नहीं है, उस केस के अंदर आप एक टेक्निक याद रखो कि हमेशा टी ही सब्सटीट्यूट करो, एस की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, क्योंकि इसके अंदर दो इक्वेशंस मिले, देखो ये मिला है और ये मिला है, दो इक्वेशंस में डॉट दे रहा हूं यहाँ पे और यहाँ पे, ये इसका डिवीजन करने के बाद ये फॉर्म मिला है। ओके, तो ये टेक्निक आप याद रखो, तो उसके अंदर खाली टी ही सब्सटीट्यूट करना है, और इसके पहले वाले में टी और एस करना है, क्योंकि एक ही इक्वेशन मिला था इसलिए। ओके, अभी यहाँ पे ये दोनों वैल्यूज अगर 3x1 प्लस ये हो गया x2 के अंदर मैं t सब्सटीट्यूट करता हूँ, प्लस x3 के अंदर भी t सब्सटीट्यूट कर देता हूँ, तो ये इस तरह से मिलता है मुझे। तो हाँ, x1 का वैल्यू है, x1 का वैल्यू 3t प्लस x2 का वैल्यू t प्लस x3 का वैल्यू मुझे मिलेगा, तो x3 इज इक्वल टू क्या मिल रहा है, देखो मुझे ये वैल्यू, हाँ इसको माइनस साइन लग के है, यहाँ पे देखो माइनस साइन में भूल गया था, तो ये माइनस साइन लग के है, तो मुझे यहाँ पे x3 और ये हो गया आपके 2t माइनस 2t इज इक्वल टू 0, तो x3 इज इक्वल टू 2t मिल चुके हैं। तो मैं इसको सबको बॉक्स करता हूँ, जिससे हम लोग को वैल्यूज़ लिखने में तकलीफ नहीं होने वाली है। ओके, तो ये तो वैल्यूज़ मुझे मिल चुके हैं। तो आइजन वेक्टर ओके, आइजन वेक्टर्स क्या मिले हैं, यहाँ पे एक ही आइजन वेक्टर मिलने वाला है, जिसको x3 डैश बोलता हूँ मैं। ये क्या मिलने वाला है, x1 का वैल्यू t है, x2 का वैल्यू भी t है, और x3 का वैल्यू 2t है। अगर इसमें से t निकाल देता हूँ मैं, तो 1 1 2, और मुझे x3 डैश क्या मिलने वाला है, 1
1 और 2, ओके, ये x3 डैश यहाँ पे मिल चुका है मुझे, x3 डैश, ओके। अभी x2 डैश मिला है, x3 डैश मिला है, हाँ, इसके अंदर भी आपको वही चीज gm और am कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले रैंक लिख देता हूँ, रैंक, ये मैट्रिक्स, अभी यहाँ पे नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितने देखो, ये 1 और 2, तो इसके रैंक बनेंगे, रैंक r इज इक्वल टू अननोन, मतलब अननोन वेरिएबल, नॉन वेरिएबल n इज इक्वल टू, n कितने हैं, 3 है, तो gm हमारा क्या मिलने वाला है, gm इज इक्वल टू n माइनस आर, तो n है 3 माइनस आर, 2 इज इक्वल टू 1, तो gm हमें 1 मिल चुका है। अभी am अरिथमेटिक मल्टीप्लिकेशन, अरिथमेटिक मल्टीप्लिकेशन हमेशा रिपीटेशन ऑफ द आइजन वैल्यू के ऊपर रिपीटेड रहते हैं। लैम्बडा इज इक्वल टू खाली 3 है, मतलब रिपीट 1 टाइम ओनली, देयरफॉर रिपीट 1 टाइम है, तो am हमें क्या मिला है, 1, ओके, तो gm भी 1 है और am भी 1 है, am भी 1 है, तो इसका मतलब होता है ज्योमेट्रिक एंड अरिथमेटिक मल्टीप्लिकेशन आर सेम, तो gm एंड am फाउंड सेम, सेम तो मिल चुके हैं, ओके, ये सेकेंड इक्वेशन बोलता हूं। तो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इससे हमें कैसे पता चलेगा कि डायगोनाइजेबल है करके, तो इसके लिए एक सेंटेंस लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं लिखता हूं केस वन, कौन सा केस था, लैम्बडा इज इक्वल टू -1, एंड केस टू के अंदर gm एंड am फाउंड कैसे मिले हैं, सेम, देयरफॉर मैट्रिक्स A is diagonizable, डायगोनाइजेबल है, इससे पता चला है। ये सेंटेंस आपको लिखना है। यहाँ पे देखो, आप हमने मे और मे नॉट लिखा था, मतलब यहाँ पे हम लोग को क्लियर नहीं हो रहा था कि डायगोनाइजेबल है या नहीं है। अगर यहाँ पे तीनों वैल्यू डिस्टिंक्ट आते थे, मतलब 3, 2 और 1 आते थे, तो मैं यहाँ पे डिस्टिंक्ट बोल के यहाँ पे डायगोनाइजेबल लिख के ये सब प्रोसीजर नहीं करता। इसके पहले ये टाइप के सम किए हुए हैं जिसके अंदर लैम्बडा का वैल्यू, लैम्बडा के वैल्यूज डिस्टिंक्ट है, और वहां पे ही मैं बोल दिया है कि डायगोनाइजेबल है करके। लेकिन रिपीटेड वाले सम में हमेशा आपको ये प्रोसीजर दोहरानी है, ओके। इसके बाद हमें डायगोनल मैट्रिक्स और मैट्रिक्स एम की ओर बढ़ना है। तो यहाँ पे देखो, हम लोग ट्रांसफॉर्मिंग मैट्रिक्स निकालेंगे। तो ट्रांसफॉर्मिंग मैट्रिक्स एम इज इक्वल टू, ट्रांसफॉर्मिंग मैट्रिक्स हम लोग कैसे लिखेंगे, देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज लैम्बडा के वैल्यू के ऊपर रहती है। जैसे हम लोग ने केस के अंदर लैम्बडा के वैल्यूज लिखे हैं, उसके हिसाब से ही आइजन वेक्टर्स उसके लिखने हैं। तो यहाँ पे x1 क्या है, जो है वो लिखना है 1 0 2, और x2 क्या है 1 2, ये वैल्यूज लिखना है। वापस 3 लैम्बडा इज इक्वल टू 3 जो लिखा है, उसके लिए आपको ये वैल्यूज लिखना है। 3 के लिए वैल्यूज क्या थे, 3 के लिए जो वैल्यूज आए हैं वो 1 1 और 2 मिल चुके हैं, ओके। इस तरह से ये m ट्रांसफॉर्मिंग मैट्रिक्स हमें मिल चुका है, ओके। यहाँ पे ट्रांसफॉर्मिंग मैट्रिक्स पूछा नहीं है, लेकिन मैट्रिक्स m करके पूछा है, तो m लिखना है। ट्रांसफॉर्मिंग मैट्रिक्स भी वही होता है, ओके। तो ये m का वैल्यू निकालने के बाद हमें करना क्या है, देखो, डायगोनल मैट्रिक्स निकालना है। मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स का फॉर्मूला है D m इनवर्स ऑफ A m, ओके। और इसके अंदर m इनवर्स का वैल्यू एक्चुअली चाहिए
ए का वैल्यू चाहिए और एम का वैल्यू चाहिए, उसका मल्टीप्लीकेशन करना है तो ही डायगोनल मैट्रिक्स निकलेगा। लेकिन यहां पे इजी वे से आप डायगोनल मैट्रिक्स लिख सकते हैं, लेकिन आपको ये फॉर्मूला लिखना है। उसके बाद डायगोनल मैट्रिक्स जिस तरह से हम लोग ने आइजन वैल्यूज लिए हैं उसी तरह से वो आइजन वैल्यूज हमें डायगोनली लिखना है। मतलब पहला केस के अंदर -1 है तो वो रिपीटेड है तो -1 ही लिखना है डायगोनल में, और लास्ट में जो है वो 3। डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर बाकी जो एलिमेंट रहेंगे वो 0 0 0 0 0 आने वाले हैं। ओके, इस तरह से आपका आंसर यहां पे मिल चुका है। ओके, लेकिन ये मैट्रिक्स कैसे आता है वो भी मैं कैल्सी के अंदर आपको बता देता हूं। यहां पे थोड़ा एक प्रोसीजर आपको चाहे तो आप एग्जाम में कर सकते हैं, नहीं तो आपको मालूमात के लिए, आपके इंफॉर्मेशन के लिए वो बहुत इंफॉर्मेटिव रहेगा वीडियो। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, ये D इज इक्वल टू M इनवर्स ऑफ D और M रहेगा, तो M इनवर्स हमें निकालना पड़ेगा। तो M इनवर्स निकालने के लिए हमें करना क्या है, देखो कैल्सी के अंदर सबसे पहले M मैट्रिक्स सेट करना है, कैल्सी के अंदर सेट करना है। वो सेट करना है, सेट करने के बाद शिफ्ट 4, इसके बाद dim1 A1 में जाके आपको वो कैल्सी के अंदर वो वैल्यू सेट करने हैं, 1 1 1 0 2 1, ये सब वैल्यू प्लेस करने। इसके बाद वापस से शिफ्ट 4 मैट्रिक्स लेना है और जो मैट्रिक्स सेट किया है वो A को इधर आना है और आपको शिफ्ट बटन प्रेस करके, सॉरी शिफ्ट नहीं, ये जो साइन है एक्स इनवर्स का वो प्रेस करना है। ये प्रेस करने से आपको मैट एक इनवर्स मिलेगा और इक्वल टू साइन प्रेस करना है। उसके बाद M इनवर्स का वैल्यू कैल्सी बाई देना आप में चालू कर देगा, उसका वैल्यू है 2, उसके बाद -1, उसके बाद अभी 0.5 बता रहा है कैल्सी बाई, तो ABC ये बटन जो रहता है ये प्रेस करता हूं तो 1/2 वैल्यू मिलेगी मुझे, -1/2, इसके बाद 1, इसके बाद 0, इसके बाद वापस से 1/2, -1/2, वापस से -2 और ये 1 और ये लास्ट में अंत में M। ओके, इस तरह से होने के बाद वापस ये फॉर्मूला लिखना है जिसके अंदर हम लोग ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो ये 2 -1 -1/2, ये 1 0 -1/3, ये -2 1 1। इसके बाद A का वैल्यू आपको लिखना है -9 4 4, इसके बाद -8 3 4, इसके बाद -16 8 7 और लास्ट में अंत में M का वैल्यू लिखना है। M का वैल्यू है 1 1 1 0 2 1 2 0 1 2 0 2। एलिमेंट एक भी मिस होना नहीं चाहिए, क्योंकि एक भी एलिमेंट आपका रॉन्ग है तो आपका आंसर नहीं बनेगा। तो क्रॉस चेक करके लेना है आपको ये एलिमेंट, इसके बाद ही ये करना है डायगोनल एलिमेंट, तो ही ये मैट्रिक्स का आंसर यहाँ पे मिल पाएगा। तो ये मैं थोड़ा एक बार क्रॉस करके लेता हूँ, चेक करके लेता हूँ। सॉरी, यहाँ पे 1/2 है, देखो सिली मिस्टेक बहुत प्रॉब्लम कर सकती है, इसलिए ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। ओके, तो अभी करना क्या है, देखो सबसे इम्पोर्टेंट, इसको ये मैट्रिक्स D है, इसके अंदर ये जो मैट्रिक्स है ये मैट्रिक्स में A में सेट करता हूँ, ये B में सेट करता हूँ, ये C में सेट करता हूँ। तो डिम के अंदर जाना है, डिम के अंदर शिफ्ट 4, dim1 1 के अंदर A, ये 3 3। अभी इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये वैल्यू 2, उसके बाद -1, इसके बाद 3 के 0.5 -0.5
उसके बाद 1 0 -0.5, उसके बाद -2 1 1। ये सेट हो गया है ए के लिए। अभी एसी बटन दबाना है, शिफ्ट प्रेस करना है 4th, डीम 1 के अंदर बी के लिए मैट्रिक्स सेट करना है। तो 3 × 3 रहेगा ऑर्डर, -9 4 4 और यहाँ पे -8 3 4 -16 8 एंड 7। ये भी सेट हो गया है हमारा मैट्रिक्स। इसके बाद एसी बटन प्रेस करना है, शिफ्ट 4, डीम 1 सी के लिए 3rd 3 × 3 मैट्रिक्स, वापस से 1 1 1 0 2 1 2 0 और लास्ट में 2। ओके, ये तीनों मैट्रिक्स मैंने कैल्सीबाई के अंदर सेट किए हैं। उसी तरह आपको मल्टीप्लिकेशन करना है, मैट ए इंटू मैट बी इंटू मैट सी। इसका सीक्वेंस चेंज नहीं करना है तो ही आपको आंसर मिलने वाला है। तो शिफ्ट 4 3 1, तो मैट ए मिल गया। इनटू का साइन लेना है, शिफ्ट 4 मैट 3 2 मल्टीप्लिकेशन इनटू शिफ्ट 4 3 सी, मतलब 3rd लेना है। तो ए बी और सी हम लोग ने सेट किए हैं। इसके बाद इक्वल टू साइन प्रेस करना है। तो मैट 1 के अंदर कैल्सी भाई ने 1 1 के अंदर पोजीशन दे दी है मुझे, वो है -1। उसके बाद मैं ये आगे क्लिक करता हूं तो 0 0 0, यहाँ पे वापस -1, यहाँ पे वापस 0, यहाँ पे वापस 0, यहाँ पे वापस 0 और लास्ट में अंत में 3। ओके, इस तरह से कैल्सी के ऊपर आपको ये वैल्यूज मिलेंगी। यहाँ पे देखो -1 3 1 1 को मिल रहा है। इसके बाद 0 0 0 -1 0 0 0 3, मतलब डायगोनल एलिमेंट ही वो कैल्सी भाई हमें बता रहा है। इसका मतलब हमारा आंसर एकदम परफेक्ट है। इस तरह से एक्चुअली ये सम करना है। ओके, ये आपको आंसर यहाँ पे मिल चुका है। मतलब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से और एम इनवर्स से और ये सब प्रोसीजर करके डायगोनल मैट्रिक्स कैसे फॉर्म होता है ये भी मैंने यहाँ पे बता दिया है। और डायरेक्टली आपको लिखना है तो भी कैसे लिखना है वो भी मैंने यहाँ पे बता दिया है। मतलब आप m निकाल के डायरेक्टली डायगोनल मैट्रिक्स का ये फॉर्मूला लिख के लिख सकते हैं, लेकिन एक्चुअल प्रोसीजर ये है। तो ये भी मैंने यहाँ पे बता दी है। ओके, मैट्रिक्स कैल्सी के अंदर कैसे सेट करने हैं, क्या करने हैं, वो भी इसके पहले के वीडियो भी में, हर एक वीडियो में मेरे आपको कैल्सी में कैसे वैल्यू से सेट करने हैं वो सब बता दिया है। ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और अगर आपको ये सब में कोई भी डाउट है या कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछ लेना। और अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।